फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि क्या आप अपना पैसा डाइवोर्स के दौरान प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने पैसे को बचा सकते हैं या नहीं? और दोस्तों, इस सवाल का कोई सीधा यस नो आंसर नहीं है अरे कहना क्या चाहते हो। और इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो दो तरीके से पैसा आपके पास से आपकी वाइफ को जा सकता है डाइवोर्स के दौरान। पहला है इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है हस्बैंड को देने के लिए वाइफ को, जब आपका डाइवोर्स का लीगल प्रोसेस चल रहा है। दूसरा जो तरीका है जिससे आपका पैसा आपकी वाइफ को जा सकता है वो है परमानेंट एलिमनी, जो कि आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा पोस्ट डाइवोर्स। अब दोस्तों, जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एफिडेविट्स फाइल करने पड़ेंगे, जिसमें कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी इनकम, अपने एसेट्स बताएंगे और साथ में उनको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। अब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे कि आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। ये सब आपको डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके दौरान सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो एफिडेविट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, ये बात आती है दोस्तों रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और दोस्तों, आपकी इनकम और एसेट्स सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड करने में। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो दोस्तों आप सीधा सीधा फंस गए हो, क्योंकि जो आपकी सैलरी है या जो आपकी इनकम है, बहुत मुश्किल है आप, या इम्पॉसिबल है कि आप उसको छुपा लोगे। आपकी जो सैलरी है वो आपकी आईटीआर से, वो आपकी सैलरी स्लिप से, आपकी बैंक स्टेटमेंट से कोर्ट को पता चल जाएगी। तो अगर आप जॉब में हैं तो बचने का कुछ ज्यादा स्कोप है नहीं। और दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका बिजनेस है, दोस्तों उस केस में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स। और चलिए दोस्तों, एक बार को मान लेते हैं कि आपने जो अपनी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर किए उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, अपने इनकम और एसेट्स को कम दिखा दिया। तो दोस्तों, इस केस में मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट को रेफर करूंगा। और इस जजमेंट में जो जज ने कहा है वो ये है कि अगर किसी भी पार्टी को, और इस केस में मान लेते हैं अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड किसी बारे में कुछ गलत बोल रहा है, और इस केस में मान लीजिए वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अपनी इनकम को कम बता रहा है, उस केस में वाइफ जो है अपने क्वेश्चंस और अपने कंसर्न्स वो कोर्ट को दे सकती है, और कोर्ट को ये भी बोल सकती है कि हस्बैंड ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे। और कोर्ट इन सवालों को और इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। और अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि हाँ, कि भाई सवाल जो वाइफ ने पूछे हैं वो रीजनेबल लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है वाइफ के द्वारा वो भी ठीक लग रही है, तो कोर्ट फिर हस्बैंड को ये कह सकता है कि आप ये इन सवालों का जवाब दीजिए और आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए। तो अब इस केस में हस्बैंड फंस गया। और दूसरी बात दोस्तों, जब आपका डाइवोर्स का केस चल रहा होगा या डाइवोर्स से रिलेटेड बाकी केसेस आपके चल रहे होंगे, तो जो वाइफ का जो वकील है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपसे सवाल जवाब कर सकता है आपकी इनकम और एसेट से रिलेटेड। और दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इतना आसान नहीं है कि आप बच के निकल जाओ। और दोस्तों, अभी मैंने जो जजमेंट रेफर की, रजनीश वर्सेस नेहा, और इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है
कि द टेंडेंसी ऑफ द वाइफ इज टू एग्जैजरेट हर नीड्स whereas the husband tends to conceal his actual income। तो दोस्तों कोर्ट्स को ये पता है कि डाइवोर्स के दौरान ऐसा होता है कि वाइफ अपनी जरूरतों को ज्यादा बताती है और हस्बैंड जो है अपनी इनकम को छुपाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट्स को कुछ आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है। कोर्ट्स को पता है कि हस्बैंड अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये डाइवोर्स के प्रोसेस के शुरू होने से पहले आप और आपकी वाइफ बहुत लग्जरी में रहते थे, ट्रैवल कर रहे हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, महंगे होटल्स में रह रहे हो, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हो, और इन सब चीजों का वाइफ के पास प्रूफ है। अब वो प्रूफ कैसे हो सकता है? प्रूफ हो सकता है पिक्चर्स, वीडियोस, जो कि लड़कियां बहुत लेती हैं जब भी कहीं बाहर किसी ट्रिप पे जाती हैं या कहीं घूमने फिरने जाती हैं। लड़कियां भर भर के पिक्चर्स और वीडियोस बनाती हैं और सोशल मीडिया पे डालती हैं। तो ये सारे फोटोज और वीडियोस यूज किया जा सकता है कोर्ट को ये बताने के लिए कि डिवोर्स का प्रोसेस शुरू होने से पहले मेरा ये लाइफस्टाइल था। और दोस्तों जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका मेंटेनेंस उतना होना चाहिए जिससे कि आपका जो लाइफस्टाइल डाइवोर्स से पहले था वैसा लाइफस्टाइल आप डाइवोर्स के बाद भी मेंटेन कर पाए। तो वहां पे आप फंस जाएंगे। दूसरा, अगर आप अपनी इनकम छुपा रहे हैं और कोर्ट आपसे पूछ सकता है या दूसरे साइड का वकील भी आपसे पूछ सकता है कि बॉस आप तो हर महीने बाहर वेकेशन पे जाते हैं फॉरेन, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी जगह खाना खाते हैं, और आप अपनी इनकम इतनी कम बता रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे भी आप फंस जाएंगे। इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी है, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है 2015 की, जिसमें कि कोर्ट एक और जजमेंट को रेफर कर रही है, राधिका वर्सेस विनीत रुंगटा। और ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है इसमें लिखा हुआ है, इन राधिका वर्सेस विनीत रुंगटा 2004 DLT 111, this court observed that parties rarely disclose their true income and therefore the court have to resort to the status and lifestyle of the parties for fixing the maintenance। तो कोर्ट ये कह रही है कि लाइफस्टाइल और स्टेटस को यूज किया जाएगा मेंटेनेंस को फिक्स करने के लिए। दोस्तों अब वापस एक बारी इंटरिम मेंटेनेंस पे जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि समझा दिया कि इनकम और एसेट्स को छुपाना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों जो इंटरिम मेंटेनेंस कैलकुलेट करने के लिए मोटा मोटा रूल है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी इंटरिम मेंटेनेंस आपकी वाइफ को दी जाएगी। पर एक मोटा मोटा रूल है 20 to 30% ऑफ द हस्बैंड्स इनकम। दोस्तों अब एक बारी अगर हम परमानेंट एलिमनी की भी बात करें, और ये चीज इंटरिम मेंटेनेंस मेंटेनेंस पे भी अप्लाई करती है। जनरली जो परमानेंट एलिमनी का अमाउंट और मेंटेनेंस का भी जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है, उसको डिसाइड करने के लिए हस्बैंड के इनकम, एसेट्स और खर्चों को तो देखा ही जाता है, उसके साथ साथ काफी सारी और चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि कितने साल हो गए शादी को, कितने बच्चे हैं शादी से, वाइफ वर्किंग है या नहीं, हस्बैंड और वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, दोनों के पास कितना पैसा है, किसकी कितनी गलती है, शादी से पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। ये सारी चीजों को दोस्तों कंसिडर किया जाता है परमानेंट एलिमनी डिसाइड करने के लिए। अब दोस्तों बहुत सारे पुरुष ये कहते हैं कि हम तो जो अपना सारा पैसा है वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डाल देंगे, या फिर हमने तो जी हमारे पास जो भी पैसा था या जो भी इनकम है उसको यूज करके हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है अपने पेरेंट्स के नाम पे। दोस्तों पहली बात तो, जो इनकम आ रही है वो तो आपके अकाउंट में आ रही है ना, तो वो तो आपकी वाइफ को या कोर्ट को पता चल जाएगा। आपके बैंक स्टेटमेंट से क्लियरली पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और उस इनकम के बेसिस पे, क्योंकि इनकम तो आप ही की है जिसको यूज करके आप अपने पेरेंट्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और उसी इनकम को यूज करके कोर्ट मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड करेगी। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट
1988 का। तो बेनामी ट्रांजैक्शन वो है जिसमें आपने प्रॉपर्टी तो खरीदी अपने पेरेंट्स के नाम नाम पे और पैसे आपने दिए। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि पैसे आपने दिए, तो कोर्ट ये जो प्रॉपर्टी है हस्बैंड की मानेगी। अब दोस्तों बहुत सारे जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं कि जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं तो जॉब छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम जॉब नहीं करेंगे तो हमें एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें, भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना 2014 की जजमेंट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज द sacrosanct ड्यूटी to render the financial support even if the husband is required to earn money with physical labor if he is able bodied. There is no escape route unless there is an order from the court that the wife is not entitled to get maintenance from the husband on any legally permissible grounds. ये हस्बैंड के लिए कह रही है कोर्ट। नेट नेट दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप मेंटेनेंस और एलिमनी से भाग नहीं सकते। अगर आप जॉब नहीं करते तब भी आपको मेंटेनेंस और एलिमनी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों ज्यादातर डाइवोर्सेस जो होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़का या लड़की कोई भी अपना टाइम और एनर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं लगाना चाहता। और दोस्तों जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जो एलिमनी डिसाइड होती है वो मोस्टली हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टियां नेगोशिएशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। और किस पार्टी को ज्यादा जल्दी है डिवोर्स की, कौन सी पार्टी ज्यादा दबाव महसूस कर रही है, हस्बैंड की कितनी पेइंग कैपेसिटी है, वाइफ की जो फैमिली है उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट करती हैं। और दोस्तों जहां पे कोर्ट डिसाइड करती है एलिमनी, वहां पे दोस्तों ये बहुत मैटर करता है कि आपकी वाइफ की साइड का वकील कैसा है, कितना अच्छा है, कितना कॉम्पिटेंट है। अगर तो दूसरी साइड का वकील अच्छा है तो वो सारे तिकड़म लगा के किसी ना किसी तरीके से आपको फंसा सकता है या आपसे पैसे निकलवा सकता है। और दोस्तों अक्सर अच्छे लॉयर को हायर करने के लिए जेब से अच्छे पैसे निकालने पड़ते हैं। तो आपको अपनी वाइफ को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये इनडायरेक्टली उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो वाइफ है उसका और उसकी फैमिली का भाई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो वो अच्छा वकील हायर करेंगे। अच्छा वकील हायर करेंगे तो आपकी कोर्ट में ज़्यादा चक्की पिसेगी। और अगर आपकी वाइफ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो ये जो लीगल प्रोसेस है और ये जो कोर्ट के केसेस हैं ये वो लंबा चला सकते हैं, लंबा झेल सकते हैं इन केसेस को। और आप कितना पैसा देंगे ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप आपकी वाइफ में कितनी पेशेंस है, या आपकी वाइफ को पैसों की कितनी आग लगी हुई है कि मुझे पैसा मिल जाए डिवोर्स से अच्छा खासा। और साथ ही आप कितना पैसा देंगे ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप में कितनी पेशेंस है, आप कितना लंबा टाइम लीगल प्रोसेस को खींचने के लिए तैयार हैं, आपके जो वकील हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। दोस्तों दो चीजें जो आप डाइवोर्स के प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं जिससे शायद आपके पैसे बच जाएं, वो है कि आप एक तो लीगल प्रोसेस को लंबा खींच सकते हैं, दूसरी पार्टी को थका सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इतनी ज्यादा ही चिंता है कि मेरे पैसे ना चले जाएं, तो बॉस मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप शादी ही मत करो। या अगर आप शादी कर रहे हो तो भाई फिर किसी वर्किंग लड़की से शादी कर लो, और शादी हो गई है तो फिर बच्चे मत करो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मैं तो ये भी बोलूंगा कि शादी एक लग्जरी आइटम है। आपके पास पैसा है और ऐसा उसमें से अगर कुछ पैसा चला जाएगा तो उसका डर नहीं है, तो ही आप शादी करो। तो दोस्तों मैंने जो सवाल आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या आप अपना पैसा डाइवोर्स में बचा सकते हैं, और दोस्तों मैं फिर वही कहूंगा कि इसका कोई सीधा हाँ या ना जवाब नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। पर ऐसा कोई बिल्कुल फुल प्रूफ श्योर शॉट तरीका नहीं है जिससे आप अपना पैसा डाइवोर्स में बचा लेंगे। दोस्तों अगर आप में से किसी के पास भी कोई आइडिया है कि डाइवोर्स के दौरान आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़
जो भी आपके पास आइडिया है उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।